नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री का क्या एजेंडा, इमिग्रेशन के ऊपर क्या व्यू पॉइंट्स हैं और नई जो इमिग्रेशन मिनिस्टर अपॉइंट की है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी टाइम से मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और लोग भी चैनल के साथ जुड़ सकें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के क्या व्यूज़ हैं इमिग्रेशन के ऊपर, क्या एजेंडा है। तो पिछले दिनों जो डिस्क्लोज़र हुआ है उसमें उन्होंने दो बातों पे ध्यान दिलाया था। एक तो है कि कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है, कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसके ऊपर ध्यान देने की बात के ऊपर फोकस दिलाया था। एक तो ये था कि कनाडा का जो इमिग्रेशन प्लेज ए ग्रोइंग रोल इन द कैनेडियन इकोनॉमी। दूसरा ये था कि नंबर ऑफ जो इमिग्रेंट्स हैं उसके ऊपर कि कितने कैंडिडेट्स न्यू कमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मोर देन कनाडा कैन सपोर्ट। तो इसके लिए उन्होंने तीन चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटाइज करने की हिंट दिया था, जिसके ऊपर पहला है ए प्रपोज्ड कैप ऑन इमिग्रेशन, दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स फॉर पीआर, तीसरी बात है एडमिशन नंबर्स ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं उनका नंबर जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल किया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स का अगर हो जाएगा तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है, पहली बात जो है कि कैप ऑन इमिग्रेशन है कि इमिग्रेशन जो है वो पिछले पेंडेमिक के बाद जो ईयर्स आए हैं उसमें, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले लोगों की कमी हो गई थी, तो इन्होंने धड़ाधड़ जो है कैंडिडेट्स को इनवाइट करना शुरू किया। स्टूडेंट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हटा दी, जो पहले 3 लाख के लेवल पे थी वो लगभग 6 लाख के करीब पहुंच गई थी पिछले सालों में। तो स्टूडेंट्स का इनटेक भी बढ़ा दिया गया, जिससे कि पैसा तो कनाडा में आया, लेकिन जो स्टूडेंट्स के साथ दिक्कतें हुई, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, सोशल सर्विसेज की प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात है कि जॉब स्केर्सिटी हो गई। बच्चे जो यहाँ से सोच के जाते थे कि हम वहाँ जाके जॉब कर लेंगे, पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे और फीस भी निकल जाएगी और साथ ही साथ हमें पीआर भी मिल जाएगी, वो सब पॉसिबल नहीं हुआ। तो बच्चे बहुत एक्सप्लाइट हुए, कुछ लोगों को कुछ गड़बड़ भी हुई, कईयों के साथ एक्सप्लाइटेशन के मसले भी नज़र आए। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो हेल्थ केयर की बहुत बड़ी दिक्कत है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी तो ना के बराबर ही है। तो वो सब चरमरा गई थी पूरी व्यवस्था ही कनाडा की। तो इतने कैंडिडेट्स को संभाल नहीं पाए। हाउसिंग की, क्योंकि वहाँ हाउसेस की जो नंबर ऑफ़ हाउसेस थे वो बढ़े नहीं, तो जो थे फिर उसमें रेंट के रेट बढ़ जाएंगे। जब डिमांड ज़्यादा हो गई तो रेंट के रेट बढ़ गए, तो लोगों के लिए हाउसिंग जो थी वो अफोर्डेबल भी नहीं रही। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अब इन्होंने जो पिछली लेवल्स प्लान था उसी में कर दिया था कि कैप ऑन इमिग्रेशन के इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग कनाडा के अंदर ना आएँ, जो फिर मैनेजेबल नहीं हो पाता है। तो ये मैंने बताया आपको। दूसरा पॉइंट इनका है कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स फॉर पीआर, जिसको कि इन्होंने इन कनाडा फोकस का नाम दिया हुआ है। तो इन कनाडा फोकस में ये वही है कि जो कनाडा के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं बंदे जो हैं वहाँ पे, उन्हीं को लिया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को टेम्परेरी से पीआर बनाया जाए, ताकि जो लोग हैं ऑलरेडी आए हुए हैं, जो यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनको पहले किया जाए, बजाय इसके कि बाहर से कैंडिडेट्स पहले ला के। जैसे आप होम केयर वर्कर्स की बात करें तो अभी उन्होंने 2 टाइप की स्ट्रीम्स लॉन्च की हैं। एक तो हो गई जो इन कनाडा है और दूसरा जो बाहर से है। तो अभी उन्होंने कह दिया है, कैटेगरिकली कह दिया कि जो लोग कनाडा के अंदर हैं उन्हीं को पहले लिया जाएगा। तो अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, गलत बात भी नहीं है कि जो हैं उनको आप दे नहीं रहे हो और बाहर वालों को बुलाए जा रहे हो। अननेसेसरी कंपटीशन जो है उसमें बढ़ रहा है। तो ऐसा करने से बेनिफिट ही होगा। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम जो है उसको भी इन्होंने कंट्रोल किया है, जिसमें कि वर्क परमिट्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर में इशू किए जाएंगे और सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज़ में किए जाएंगे जहाँ के बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, स्किल शार्टेज है लेबर की और कैंडिडेट्स हैं ही नहीं, तो उनमें किया जाएगा।
तीसरा इन्होंने एक पॉइंट जो है वो जो LMIA था उसके पॉइंट्स ख़त्म करने की जो स्कीम चलाई है वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा था कि कट ऑफ स्कोर जो था वो बहुत ऊंचा जा रहा था। खैर अभी तो लोगों को जो हैं LMIA पॉइंट्स उनको अभी तो बेनिफिट मिल ही रहा है, आगे जाके हो सकता है वो बेनिफिट बंद करने की कह रहे हैं, तो ये दिक्कत उन लोगों को आ सकती है जिनके पास है और नंबर नहीं आता है, लेकिन वो किसी और तरीके से अपने पॉइंट्स वगैरह इंक्रीज़ करके, और बाय द वे उनका एक्सपीरियंस भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सपीरियंस अगर बढ़ जाता है तो उनको उसका भी बेनिफिट, उसके भी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, तो वो बेनिफिट अपना अपना जो प्लान कर सकते हैं वो किस तरीके से उनको करना है। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो कभी भी मे बी 1 अप्रैल से हो जाएं। अभी कोई क्लियर कट कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, सिर्फ यही कहा था कि स्प्रिंग से होगा, तो स्प्रिंग से कब से होगा वो डेट अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अभी पॉइंट्स उसके मिल रहे हैं। तो जब तक मिल रहे हैं तब तक बेनिफिट ले लीजिए, साथ ही साथ आप प्लान कर लीजिए अपना अगला भी प्लान कर लीजिए कि आपको किस कैटेगरी में और पॉइंट्स लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स भी अगर कम हो जाते हैं तो जो लोग वहाँ पे हैं ऑलरेडी उनको जॉब्स भी मिलेंगे, हाउसिंग की भी फैसिलिटी रहेगी, मेडिकल फैसिलिटी में भी नंबर जल्दी आएगा, और बाकी जो और चीज़ें हैं उनमें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि कास्ट ऑफ लिविंग भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना कनाडा के अंदर। अभी क्या है कि वो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया हर चीज़ के ऊपर, मैक्सिमम सामान तो अमेरिकन्स बेच रहे थे वहाँ पे, और इन्होंने भी लगाया है, तो अल्टीमेट बर्डन किस पे? पब्लिक पे। तो पब्लिक हैज़ टू सफ़र। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप अभी कनाडा अगर जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाइए, अभी हालात बहुत कंड्यूसिव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन की अगर बात करें, स्टडी परमिट्स वगैरह इन्होंने कम किए हैं, तो वो एक तरह से ठीक भी है। लोग स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाते थे उनका मेन मोटिव होता था कि यहाँ स्टडी करने के बाद PR आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अभी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे ही रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, तो उसमें भी दिक्कत है। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? इतने पैसे खर्च करके 50 लाख रुपए आप खर्च करके वहाँ पढ़ाई भी करो, परेशानी भी मोल लो, और सारा कुछ वहाँ जाके जॉब ना मिले, फिर PR भी ना हो, तो व्हाट इज़ द फन? एजेंट्स तो सब्ज बाग दिखा देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फीसें भी निकल जाएंगी, लेकिन जॉब नहीं है, अभी स्टूडेंट्स के लिए जॉब नहीं है वहाँ पे, तो दिक्कतें हैं, फीसें वगैरह नहीं निकलेंगी। आप पहले से तैयार होके जाइए कि आपको घर से ही फीस पे करनी है। हाँ, जॉब मिल जाए जब तो तब की बात हो रहा है, लेकिन अभी दिक्कत है लोगों को। तो बच्चे भी सोच समझ के स्टेप लें स्टडी वीज़ा पे जाने से, और अपना प्रोग्राम जब चूज़ करते हैं तो वो देख लीजिए क्या आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में एलिजिबिलिटी है या नहीं। लेकिन उसमें दूसरी बात है, आज अगर एलिजिबिलिटी है, इनका कोई भरोसा नहीं है। IRCC दूसरे दिन ही आउटराइटली एक कानून बना देगा कि अच्छा भाई ये वाला जो प्रोग्राम था, ये वाला कोर्स, इसको हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं देंगे। तो ये एक कोई समझ नहीं आती है इनकी कि सुबह उठते हैं, रात को सोते सोते सुबह उठते ही कोई नया कानून बना के बिठा देते हैं। कुछ टाइम तो दीजिए लोगों को, जिन लोगों ने एडमिशन ली है उनको 1 साल के बाद आप दीजिए ना टाइम। आउटराइटली कह दिया कि ये वाले प्रोग्राम एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह की ये जो, मैं तो कहूँगा मूर्खों वाली हरकतें हैं इनकी, कोई वेल प्लान्ड सिस्टम नहीं है। लोगों को दे आर टेकिंग स्टूडेंट्स फॉर ए राइट फॉर देयर बेनिफिट्स। अगर आपको ये करना है तो आप पहले टाइम दीजिए बच्चों को। ये कोर्स कहते हैं जी आज इस कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, इस कॉलेज से किया हुआ तो नहीं मिलेगा। तो जब IRCC ने जब उसको दिया था, स्टडी परमिट दिया, तो उस वक्त सोए हुए थोड़े थे। लेकिन अब इनको पूछने वाला कौन है? गलतियाँ ये खुद करते हैं और बाद में फिर ब्लेम पब्लिक को करते हैं, क्योंकि जो बर्डन है उसका सारा स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स को जब जाना है, अपने कागज़ पत्र सब ध्यान से लेके जाइए, सब जो फॉर्म भरते हैं उसमें ध्यान से Day 1 से आप खुद करिए। कईयों का तो ऐसे केसेस भी आते थे कि एजेंट्स ने जो भर दिया जी फॉर्म, किसी एजेंट के थ्रू भरवा लिया और हमें पता ही नहीं था एजेंट ने क्या भरा है। तो वो तो फिर देखिए गलती, उसमें तो गलती आपकी है ना। आपको पता होना चाहिए कि क्या एजेंट डॉक्यूमेंट्स भर रहा है। आप जाना चाह रहे हो ऐसी जगह पे जो एकदम से दूर है, रिमोट है, यहाँ का आपको हालात पता नहीं है, और इस वक्त सख्ती भी बहुत है। तो
कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे कि आपको बाद में हरास होना पड़े। खैर, इस के बारे में बाद में बात करते हैं किसी नई वीडियो में। तो ये बात मैं कर रहा था कि ये जो नए प्राइम मिनिस्टर ने जो गाइडलाइंस है वही जो लेवल्स प्लान में थी उन्हीं को एक तरह से दोहराया है, लेकिन अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। जो लोग वहाँ पे हैं कम से कम वो लोग तो सेफ रहें, उनको घर मिल जाए ठीक रेट पे, खाने को मिल जाए, जॉब मिल जाए, तभी तो फ़ायदा है ना वहाँ जाने का। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है, हिंदुस्तान में ही मिल जाता है उतना। तो ये चीज़ है, ल्यूक्रेटिव ऑफर तो नहीं रही ना। तो ये है जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, वेलकम स्टेप है, अच्छी बात है, होना चाहिए। ओवर रिलायंस ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्यूशन फीस, वो तो पता ही है हमें सबको कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ही इकोनॉमी चल रही है। लाखों रुपया स्टूडेंट्स लेके जा रहे हैं और सस्ते में उनका काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया इकोनॉमी रन करने के लिए और क्या चाहिए। फिर उनको जब चाहो आप PR दो या ना दो, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उनको दो या ना दो, ये तुम तीसरे दिन नया ऑर्डर निकाल दो, तो ये दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए, इसको तो फिर उनका वो है कितने प्लान वे में वो चल रहे हैं और किस तरीके से उल्टे सीधे प्लान कर रहे हैं, तो उससे अल्टीमेट लॉस जो है स्टूडेंट्स को होता है। तो आप सोच समझ लीजिए, अच्छे से प्लान करके जाइए, देख के जाइए। इस तरह की घटनाओं से भी अगर आपको रूबरू हो सकते हैं आप, तो अगर इस तरह की घटनाओं को भी निपटने की आप में कैपेसिटी, हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप कनाडा में जाइए। नहीं तो 50 लाख रुपए में हिंदुस्तान में बढ़िया डिग्री होती है, बिजनेस खोल लो, यहाँ भी हो जाता है। दूसरी बात अब है कि नई जो इन्होंने इमिग्रेशन मिनिस्टर जो बनाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेचल बेन इज़ द कनाडाज न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर। तो मार्क कार्नी जो कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड हिज कैबिनेट इन एंटिसिपेशन ऑफ कमिंग 2025 फेडरल इलेक्शन, शफलिंग इमिग्रेशन मिनिस्टर इन द प्रोसेस। तो मार्क मिलर को हटा के अब रेचल बेन को बनाया गया है। तो देखते हैं क्या नई स्कीम्स लाते हैं, नई पॉलिसीज़ लाती हैं ये। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, कोई अच्छी स्कीम्स लेके आएँ जिससे लोगों को, ये जो अंधेरे में होता है ना, मतलब आउट ऑफ नोवेयर कोई कानून लेके आ जाते हैं, वो नहीं, एक सेट पैटर्न हो, पॉलिसी हो, सबको पता हो कि मैं ये करूँगा तो मुझे इतनी देर के बाद ये मिलने वाला है। अंधेरे में तीर वाली बात नहीं। कि आप देखिए, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अंधाधुंध रिफ्यूजीज़ भर रहे हैं ये लोग, और जो जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से वहाँ पे लाखों रुपया खर्च करके जो फीसें भर के स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं या कोई वर्क परमिट पे गए हैं, जो लीगल तरीके से गए हैं, उनको नहीं, उनको कुछ नहीं है। उनको जी आपका 3 साल होगा तो देंगे PR, तो ऐसे देंगे। जब आपका रिफ्यूजीज़ को घर भी दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, उनका खर्चे भी दे रहे हैं। कोई कंपनी अगर जॉब पे रखती है उनको, तो उनको कंपनी को सारी सैलरी गवर्नमेंट देगी। तो ये इस तरह के ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत बेकार बातें हैं। उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, उनका कुछ नहीं देखा जाता। रिफ्यूजीज़ हैं ठीक है, मगर उनको अलग एक कंपार्टमेंट में रखिए ना आप। अब उनको इनके सामने ला के, जो जेन्युइन तरीके से गए हैं उनके सामने ला के, अगर आपके देश में नहीं है कैपेसिटी तो आप ले क्यों रहे हो? लोगों को ल्योर भी कर रहे हो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जब आते हैं तो फिर बाद में हाथ खड़े होते हैं। तो उम्मीद है कि नए प्रधानमंत्री और नई कैबिनेट जो है कुछ अच्छे डिसीजंस करेंगे, जब ताकि इमिग्रेशन में जो गड़बड़ हो रही है, जो दिक्कतें हो रही हैं, उससे कुछ छुटकारा मिले, लोगों को कुछ राहत मिले। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स दे देते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आपके जो हैं वो ले लेते हैं। मेन कुक का कब आएगा? पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखते हो। कुक का ये है कि वैसे तो इसी में आएगा, ट्रेड्स में आ ही जाएगा, मगर अब ये है कि कुक का स्पेशल कोई ड्रा तो आना नहीं है, वो ट्रेड्स में ही जब आएगा तो आएगा। हाँ, बाकी PNP वगैरह में आपका जो किसी प्रोविंस में, किस प्रोविंस में है, उसका आप देखते रहिए, अपडेट रखिए अपने आप को। तो जब भी ड्रा आता है प्रोविंस का, तो उसमें अगर आपका है तो आपको मिल सकता है। न्यू ब्रंसविक ने जो क्रिटिकल वर्कर है उसमें तो कुक का रखा हुआ है, लेकिन AIP स्ट्रीम में वो नहीं ले रहा है।
तो आप देख लीजिए, अपडेट रखिए अपने आप को, रोज़ नियम कानून बदल रहे हैं, तो बिना अपडेट के ये काम नहीं चलने वाला। और दूसरा ये है कि कोई प्रोविंस उसको निकाल रहा है तो आप दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट करिए, तभी पॉसिबल होगा। और अपना जो वर्क परमिट है ना, उसको रिन्यू करने के लिए 2-3 महीने पहले से ही एप्लीकेशन लगा दीजिए, क्योंकि एक तो उसमें टाइम लग रहा है, दूसरा थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, तो पहले से ही एप्लीकेशन लगा लीजिए ताकि आपको पता हो। इमीडिएटली फिर जब वर्क परमिट ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इलीगल हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेटस हो जाओ वहाँ पे, तो फिर तो डिपोर्ट होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर है आप अभी से वर्क परमिट, अपना स्टेटस जो है किसी भी तरीके से मेंटेन रखिए। हाँ, एजेंट से अगर आप सलाह करते हैं वहाँ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव से, तो भी आपने क्या करना है कि 1 या 2 से सलाह लीजिए, 2 या 3 से लीजिए, फ्रेंड्स में भी डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि कई बार जो है इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, या कोई एजेंट आपको मिसगाइड भी कर सकता है। आप बेहतर है कि आप अपने 2-3 जगह से ले लीजिए इन्फॉर्मेशन, खुद भी स्टडी कीजिए, उसके बाद जो भी स्टेप आपने लेना हो वो कीजिए। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर वाले या वेब डेवलपर या और आईटी सेक्टर वालों को जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते रहेंगे। पॉइंट्स तो मिलेंगे, जो एक्सपीरियंस के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर पॉइंट्स हैं वो तो आपके बने हुए ही हैं। सिर्फ इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है कि स्टेम जो कैटेगरी है वो इन्होंने प्रायोरिटी में से निकाल दी है, अब प्रेफरेंस में वो कैटेगरी नहीं आएगी। हाँ, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेनिफिट, जो उनके पॉइंट्स हैं वो तो मिलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसे सीईसी हुआ जनरल में, तो आपकी फाइल है ही है, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। बट ये है कि प्रेफरेंस जैसे काफ़ी प्रोविंसेस देते थे, बीसी भी देता था और ओंटारियो भी, लेकिन ये हुआ है उस पर स्टेम के जो पॉइंट्स चेंज हुए हैं ये हुए हैं फेडरल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई किसी की वो नहीं है। तो आप प्रोविंस में देख सकते हैं, अगर कोई प्रोविंस दे रहा है तो वहाँ से पीएनपी लगा के फटाफट घुस जाओ। तो ये आप अपडेट रखिए अपने आप को, अपने प्रोविंस की जो अपडेट्स हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखिए, तभी सर्वाइवल है इस समय। हेल्थ केयर का ड्रा तो अभी बड़े दिन हो गए, उम्मीद तो कर रहे हैं कि आ जाए, लेकिन कब आएगा इसका नहीं बता सकते। ड्रा का और कौन सा है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आजकल क्या हो गया कि कैटेगरीज इतनी हो गई हैं कि कौन सी कैटेगरी का ड्रा आएगा ये पहले से पता नहीं होता। पिछली बार मैंने जब कहा कि इसका सीईसी या कोई और ड्रा आ सकता है, तो आया फिर से फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया, 2 इकट्ठे आ गए और 11 अच्छा ड्राज आए, 11,000 कैंडिडेट्स को मिला है इनविटेशन। तो वो आईआरसीसी के प्लानिंग है, वो किस तरीके से उन्होंने करना है, प्रोग्राम चेकआउट कर रखा है, या ऑन स्पॉट करेंगे क्या, वो उनका है। जो आता है हमारे सामने भी आपकी तरह ही आता है। ओंटारियो ड्रा जॉब्स, ओंटारियो की कोई न्यूज़ नहीं है अभी, बट ओंटारियो की नहीं है, बीसी पीएनबी की नहीं है, अल्बर्टा, मैनीटोबा वगैरह कुछ प्रोविंसेस के ड्रा आ रहे हैं। ओंटारियो और बीसी का उम्मीद है कि जल्दी ही ड्रा आएंगे, एक्सपेक्टेशन तो है, क्योंकि ड्रा नहीं आए हैं और अब तो नई गवर्नमेंट भी आ गई है, काफ़ी टाइम भी इन्होंने ले लिया है, तो अब उम्मीद है कि ड्रा आ जाएंगे इनके भी। और कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड करते हैं, उम्मीद है जल्दी ही उसकी लिस्ट वगैरह भी कुछ बताएंगे। तो लेट्स होप कि जल्दी ड्रा इसका आता है। सीईसी ड्रा, सीईसी के तो आते ही रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ट्रेड का यूआई कब आएगा, कब वाली बात तो वही आ जाती है ना, फिर आने को आ जाए, कल आ जाए, क्या कहेंगे। नहीं आए तो कुछ वो भी नहीं मालूम है, मगर आएगा तो सही, कोई ना कोई ड्रास तो आएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और एक नई बात है कि आप चैनल के सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप लेके या सुपर थैंक्स के थ्रू, तो अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। लेट्स होप कि आगे जो लोग हैं वो चैनल की सपोर्ट का भी ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि सब्सक्राइबर्स जो हैं थोड़े बढ़ सकें और हमें भी मोटिवेशन हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन।